नमस्कार। नमस्कार। आपका जयपुर में स्वागत है। बहुत सारा धन्यवाद पवन जी। और बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हमको आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। आप कल यहाँ आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की 15वीं पुण्यतिथि के मौके पे होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने आए थे, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। तो बाबू साहब के राजस्थान और देश में क्या योगदान रहा, इस पे कुछ आप। देखिए, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे कल स्वर्गीय बाबू साहब भैरव सिंह जी के जीवन में उनके लिए सबसे प्रिय विषय जो उनकी पुस्तकें थी, उन पुस्तकों को जब पुस्तकालय के रूप में एक नया मूर्त स्वरूप मिला है, उसके कार्यक्रम में माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी के साथ में उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं न्यास को इस काम के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वर्गीय भैरव सिंह जी ऐसे राजनेता थे जो अपने जीवन काल में अपने कौशल से, अपने चातुर्य से, अपनी क्षमता से, अपने परिश्रम से, अपनी लगन से और एक सातत्य, एक सस्टेनेबल लाइन पे काम करने से वो अपने जीवन में साधारण से असाधारण हो गए। कल्पना करिए, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक साधारण परिवार का बच्चा जिसके लिए पढ़ाई अत्यंत प्रिय हो, वो पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए पढ़ न पाए और बाद में अपनी पत्नी से 10 रुपये उधार लेकर के चुनाव लड़े, वो इस देश के उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। ये अद्भुत था। ऐसा कहा जाता है राजस्थान के लिए कि आज राजस्थान का जो परिदृश्य है, जो आधुनिक राजस्थान है, स्वर्गीय भैरव सिंह जी उसके निर्माता थे। और आप राजस्थान की राजनीति में माननीय भैरव सिंह जी के पदचिन्ह जो है आप सब जगह पे देख सकते हो। लेकिन कल मैंने अपनी बातचीत में भी ये कहा था कि लोगों के लिए इस दृष्टि से देखना स्वाभाविक है कि भैरव सिंह जी ने आधुनिक राजस्थान का निर्माण किया। अनेक नीतियाँ, अनेक कार्यक्रम, योजनाएं जो उन्होंने प्रारंभ की, जो देश में सबसे पहली थी, और वो आज भी उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से समाज पर राजस्थान में दिखाई देता है। लेकिन इसके अतिरिक्त राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें भैरव सिंह जी ने एक कुशल शिल्पकार की तरह अपनी उंगलियों से गढ़ करके तैयार किया। और मैं ये मानता हूं कि ये राजस्थान के लिए सौभाग्य का विषय है। अनेक ऐसे लोग होंगे जिनको उन्होंने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कथन से, अपने कार्य से प्रभावित करके, प्रेरित करके उनके जीवन को परिवर्तित किया होगा। तो मैं ये कहूँगा कि वो एक चलता फिरता विश्वविद्यालय थे। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उनकी कही हुई बातें, उनका आचरण, उनका व्यवहार और उनका दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो आने वाले कई दशकों तक वो रेलेवेंट बना रहेगा। भैरव सिंह जी के संसदीय लोकतंत्र में विधानसभा के और बाद में उपराष्ट्रपति के नाते जो राज्यसभा के चेयरपर्सन के नाते उनके जो भाषण हैं, उनके जो डिबेट्स हैं, उनको पढ़कर ही जो है भैरव सिंह जी के व्यक्तित्व की गहराई को समझा जा सकता है। मेरे हिसाब से कल का जो कार्यक्रम था वो अद्भुत तो था ही, लेकिन साथ में अनेक लोगों के लिए प्रेरक भी था। एक जो आपने भैरव सिंह जी के योजनाओं और नवाचारों की बात करी, तो मुझे याद आता है अंत्योदय योजना उनकी बहुत ही प्रिय योजना थी। इसी तरह 30 जिले 30 काम और विकास की बहुत, ग्रामीण विकास की बहुत योजना थी, मेरा गांव मेरा काम। तो इस तरह की बहुत योजनाएं थी। ये बात आपने सही कही। देखिए, अंत्योदय का दर्शन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, और जब मैं भारतीय जनता पार्टी बात करता हूँ तो जनसंघ की स्थापना, जनसंघ के संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद जी और आदरणीय दीनदयाल जी,
दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, उसका मूर्त रूप अंत्योदय था। और इस देश में पहली बार किसी ने सरकार के तौर पर उस दर्शन को समाज में परिवर्तन लाने के लिए धरातल पर उतारने का काम लागू किया उसको एक्चुअली। कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो विकास की पंक्ति में, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करें। आज हम जो है नरेगा की बात करते हैं, आज हम जो है दुनिया में सब जगह डॉल्स की बात होती है। ये भैरव सिंह जी थे जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि से सोच करके काम के बदले अनाज योजना शुरू हाँ बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि उस समय के परिप्रेक्ष्य में यदि आप उन निर्णयों को देखो, उन योजनाओं को देखो, आज भारत बदल गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में परिवर्तन हुआ है, देश का सामर्थ्य बढ़ा है, देश की ताकत बढ़ी है, देश के संसाधन बढ़े हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है चेंज रिवोल्यूशन हो गया है, देश की इकोनॉमी बढ़ गई। लेकिन आज से लगभग 45-50 साल पूर्व उस समय के राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि आप उन योजनाओं को रख करके देखें, तब आपको उनकी मैग्निमिटी, उनकी गहराई, उनकी गंभीरता और माननीय भैरव सिंह जी के दूरदृष्टि सोच, उसका एहसास हो सकता है। भैरव सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के बाद अब जो वर्तमान माहौल चल रहा है देश में, और आप ख़ास तौर पे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, तो अभी जो ये माहौल चला भारत पाकिस्तान युद्ध का, इसके बाद रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि देसी पर्यटकों ने भी मूवमेंट कम कर दिया है। विदेशी तो पहले ही कम आ रहे थे, तो बहुत सारे होटल्स की बुकिंग रद्द हो गई हैं, बहुत सारी फ़्लाइट बुकिंग रद्द हो रही हैं, और एक अनिश्चितता का वातावरण है, संदेह का वातावरण है चारों तरफ। और ख़ास तौर पे गर्मियों का जो सीज़न है, इसमें लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो पहाड़ों के इलाके में ख़ास तौर पे इस तरह के अनरेस्ट का लोगों को अंदेशा है। तो पर्यटन पे आप क्या सोचते हैं, इन घटनाओं का क्या असर आया है? पहलगाम की घटना निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी थी और अत्यंत दारुण दुख पहुंचाने वाली थी। जिस तरह से पर्यटकों को, निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछ करके और एक दर्दनाक मौत के घाट उतारा गया, उनके परिवारजनों के सामने उतारा गया, निश्चित रूप से पर्यटकों के मन में उसको लेकर के बहुत बड़ा एक डर, एक खौफ पैदा हुआ। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाद में जो उनकी ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो नीति है, उसके तहत जिस तरह के बयान दिए, और बाद में भारत ने जिस तरह से अपने सामर्थ्य का परिचय देते हुए उनके घर में घुस करके, जहां वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वहां जाकर के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और आतंकवाद का कमर तोड़ने का काम किया। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि जहां पिछले साल कश्मीर में 2,40,00,000 के लगभग पर्यटक पहुंचे थे पूरे साल भर में, कुछ नुकसान होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। सिर्फ कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में कहीं भी इसका कोई भी किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा। उल्टा जो लोग कश्मीर, आज आपके परिवार के सदस्य हैं, अगर उनको घूमने जाना है, कश्मीर जाने की योजना होगी, अगर उसको कैंसिल किया होगा तो वो अल्टरनेटिव योजना बना देंगे कि हम उत्तराखंड चले जाएंगे, हम हिमाचल चले जाएंगे, हम कुर्ग चले जाएंगे, हम मनाली चले जाएंगे, कोई भी अल्टरनेटिव टूरिज्म खड़ा हो जाएगा। आज भारत की इकोनॉमी जिस मुकाम पर पहुंच गई है, लोगों के पास में डिस्पेंसिबल इनकम जो पॉकेट में पड़ी है, उनको घर से बाहर निकल करके जाना। और मैं एक आपको घटना बताता हूँ। पहलगाम की घटना हुई 22 तारीख को। 25 को सुबह मुंबई में रहने वाले मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, बड़े व्यवसायी हैं। उन्होंने कहा ये बच्चे जिद कर रहे हैं, आपको इनको बात करके समझाना चाहिए। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा अंकल हम पहलगाम और कश्मीर घूमने जाना चाहते हैं और ये पिताजी और सब लोग मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम के अंकल अभी इस आज की परिस्थिति में सबसे सेफ जगह अगर कोई है तो पहलगाम है। एयरलाइंस क्योंकि आने के लिए वहाँ से पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल हो रही है, लोग आ रहे हैं इसलिए उनकी जो है एयरलाइंस खूब सारी ऑपरेट हो रही हैं, जाने का किराया बहुत सस्ता है, होटल सब खाली हैं, सस्ते हैं। इतने पीस में कश्मीर देखने का समय कभी नहीं आएगा, इसलिए हमको कश्मीर जाना। और वो वहाँ पहुँचे। तीसरे दिन 22 तारीख को जब ये घटना हुई है, तीसरे दिन कश्मीर में टूरिस्ट मूवमेंट वापस शुरू हो गया था। देखिए भारत की तासीर है। जब अमेरिका में 9/11 हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की डोमेस्टिक स्काई में
ऑपरेट करने वाली जितनी भी एविएशन कंपनीज हैं वो भयानक घाटे में पहुंच गई, क्योंकि 1 साल तक लोग निकले अमेरिका नहीं। में हवाई जहाज में बैठने से डरते थे। जबकि उसके उलट जब मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, मैं उस समय मुंबई में था और चर्च गेट पे ब्लास्ट के 45 मिनट बाद में मैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे था, 45 मिनट से भी कम। बोरीवली लोकल में उतने ही लोग थे, उसी तरह से भरे हुए थे और अपना ढोलक और मंजीरा बजा करके भजन गाते गाते जा रहे थे। बस एक कंट्रास्ट ये है कि युद्ध विराम सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने जिस तरह का व्यवहार किया और युद्ध विराम को भी एक तरह से नहीं माना, टुकड़ों टुकड़ों में कहीं ना कुछ हरकत करते रहे, उसको लेके एक संदेह का वातावरण बना हुआ है। उसको पर्यटकों से या आम आदमी के दिल से दूर करना ज़रूरी है। देखिए, भारत ने जिस तरह से अपना सामर्थ्य दिखाया और जिस तरह से पाकिस्तान की हर कायराना हरकत का जवाब दिया, देश की सेनाओं का उत्साह तो चरम पर है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का भी भरोसा अपनी सरकार और अपनी सेना के ऊपर, अपनी सेना की क्षमता के ऊपर, अपनी सेना की संहारक ताकत के ऊपर जो है वो भरोसा कई गुना और बढ़ गया है। आज देश के 140 करोड़ लोग अक्रॉस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, वो सब लोग जो हैं सेना का गर्व के साथ में नाम ले रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब पाकिस्तान ने घुटनों पे आकर के और युद्ध विराम के लिए अनुरोध किया, तब हमने ये तो हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध की धरती के लोग हैं, लेकिन यदि कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा प्रिंसिपल है। भारत की भूमि पे इसके विरुद्ध चलने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत की धरती से है या दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से है, हम घर में घुस करके मारेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि लोगों का रुझान इस सारे माहौल को देखते हुए पहाड़ों में या नॉर्थ की साइड या पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर की साइड जाने की बजाय मंदिरों में रुझान बढ़ रहा है। चाहे वो वृंदावन मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे इस तरह के काशी विश्वनाथ और बड़े मंदिर हों, उज्जैन हो, इधर रुझान बढ़ रहा है। तो क्या मंदिर टूरिज्म या धार्मिक टूरिज्म वास्तव में ज़्यादा बढ़ रहा है? आपके रिपोर्ट्स क्या हैं? देखिए, भारत में जो है, भारत का स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत तेज़ गति के साथ में बढ़ा है। उसके कारण को समझने की कोशिश करनी होगी। माननीय मोदी जी की सरकार के प्रयास के चलते हुए पिछले 10 साल में जो योजनाएं प्रारंभ की गई, उनको धरातल पर जिस तरीके से उतारा गया, गवर्नेंस के जो मॉड्यूल चेंज हुए, सरकार ने जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, हम सब जानते हैं, सारी दुनिया की रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए और वो गर्व के साथ में अब मध्यम वर्ग का जीवन जी रहे हैं। वो एस्पिरेशनल क्लास है जिसके मन में कई वर्षों से एक आकांक्षा, एक अपेक्षा, एक इच्छा दबी हुई थी कि कभी हमारे पास पैसा हो तो हम भी घर से बाहर जाएंगे। और देखिए, ऐसी एस्पिरेशनल क्लास का व्यक्ति जब घर से सबसे पहले निकलता है तो वो भारतीय मानसिकता के अनुरूप तीर्थाटन के लिए जाता है। इसलिए हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म में इतना बड़ा बाउंस जो है वो मिला। 10 साल पहले उज्जैन की आपने चर्चा की, 10 साल पहले 2014 में उज्जैन में जितने साल में टूरिस्ट जाते थे उतने एक सप्ताह में जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अनुभव किया, इसकी आवश्यकता को अनुभव किया, इसको महसूस किया और उसके अकॉर्डिंगली प्रसाद योजना के तहत इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वहाँ डेवलपमेंट किए। तो कॉरिडोर्स बने, चाहे वो उज्जैन में महाकाल का बना होगा, काशी में विश्वनाथ का बना होगा, केदारनाथ में जिस तरह से बन रहा होगा, पुरी में जिस तरह से जगन्नाथ धाम में बना होगा। ये टूरिज्म के इस बाउंस को एब्जॉर्ब करके टूरिस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसके दृष्टिकोण से बनाए गए। लेकिन हम सामान्यतया सोचते हैं कि ये बना इसलिए टूरिस्ट जाए, इसलिए टूरिस्ट जाए। वास्तविकता ये है कि टूरिस्ट जाएगा और ये बढ़ने वाला है, इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ बढ़ने वाला है। इसको जो है हमारी फोरसाइटेडनेस ऑफ आवर लीडरशिप, उन्होंने समझा और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट किया और आगे हम कंटिन्यूस इसको डेवलप करने के लिए, इस तरह के डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। अब जो लोग, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी, जो लोग पहले एस्पिरेशनल क्लास में, उनका जो है एलिवेशन हुआ और नेक्स्ट लैंडिंग पे गए, उन्होंने हमारे एस्टेब्लिश डेस्टिनेशन पे जाना शुरू किया। उनसे ऊपर के लोग जो थे, जो वहाँ एस्टेब्लिश डेस्टिनेशन पे जाने की क्षमता रखने वाले लोग थे, वो और फर्दर एलिवेट हो गए। उन्होंने लीजर टूरिज्म की तरफ जाना शुरू कर दिया, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ जाना शुरू कर दिया, विदेश जाना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो साइक्लिक ग्रोथ भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में मिल रही है,
ये भारत के टूरिज्म सेक्टर के लिए अगले 20 साल तक लीनियर ग्रोथ होगी, इसका एश्योरेंस है, इसका इंश्योरेंस है। आप विदेश की बात कर रहे हैं तो विदेश में भी हमने रोक लगा दी है। अजरबैजान, बाकू बड़ा फेमस होता जा रहा था मिडिल देखिए, क्लास हमने टूरिस्ट के रोक लिए, नहीं लगाई है। और टर्की बड़ा फेमस हमने डेस्टिनेशन था। एक भी कहीं भी सरकारी तौर पर उसके ऊपर कहीं कोई बात नहीं की है। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ देश के लोगों का और देश की लोगों की पैट्रियोटिक देशभक्ति की भावना का, कि जब देश के संज्ञान में आया कि टर्की और अजरबैजान, जहां हम पर्यटक के रूप में जाकर के उनकी अर्थव्यवस्था को जो है सुदृढ़ करते हैं, वो ऐसे कठिन समय में हमारे विरोधी पक्ष के साथ में खड़े हैं, हमारे दुश्मन के साथ में खड़े हैं, उसको संसाधन दे रहे हैं। तो देश की जनता ने अपने स्वविवेक से सारे बुकिंग इंजन, सारे प्लेटफॉर्म, सब ने अपने स्वविवेक से तय किया कि हम जो है इसको डिमोटिवेट करेंगे, और उसका परिणाम आपके सामने 200-250% तक कैंसिलेशंस हो गए। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए कि जो लोगों ने देश के इस भाव को समझा है, निश्चित रूप से उनका सम्मान जो है किया जाना चाहिए। हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। आप विदेश मंत्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो माहौल चल रहा है उसमें ट्रंप का जो बिहेवियर है उसको लेकर के लोगों में बड़ी चर्चा है। तो कभी कहते हैं हमने सीज फायर कराया, कभी कहते हैं हमने सहयोग किया, कभी कहते हैं हमने व्यापार समझौते नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं होंगे। देखिए, मैं फिर कल इतना जो कह टिम कुक सकता को हूं, उन्होंने कहा कि एप्पल का आप काम यहाँ कम करिए या बंद करिए, इस ये सारे मैं पे आपका इस- क्या इस आकलन है? जो उन्होंने कहा है, क्योंकि ये मीडिया की रिपोर्ट से इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारत की तरफ से किसी भी तीसरे पक्ष का इस सीज फायर में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं था। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी तीसरे पक्ष का पाकिस्तान की तरफ से होगा, उन्होंने कुछ किया होगा, कहीं गुहार लगाई होगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी कमर टूट गई थी, जिस तरह से हमारे एयरफोर्स ने स्ट्राइक करके और हमारी सेना ने स्ट्राइक करके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ में जिस तरह से उनके हवाई जो है मारक क्षमता को कॉलेप्स कर दिया था, स्टीराइल कर दिया था, उसके बाद में उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचा था। तो उन्होंने कहीं गुहार लगाई हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत की तरफ से कहीं कोई तीसरा पक्ष नहीं था। हमने अपने सार्वभौमिक अधिकार का जो है उपयोग करते हुए सीज फायर किए, लेकिन बिना शर्त के किया। उससे पहले जो कुछ हमने प्रतिबंध लगाए थे कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, उसको अबेंस में रख दिया है, वो सारी चीज़ें हमने, आज भी हम उसी पर खड़े, हमने उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया। मैं उसी बात पे आना चाहूँगा। आप तो जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं, तो ये जो सिंधु जल समझौते पे बैन लगाया है या इसको स्थगित किया है, तो आपको क्या लगता है बहुत लंबे समय तक रहेगा या कोई बीच बचाव की कोई स्थिति बन जाएगी? देखिए, रहना ही चाहिए लंबे समय तक। अब देश के लोगों को इस बात का प्रश्न पूछने का अधिकार भी है और समय भी आ गया है कि भारत के हितों की कुर्बानी 1960 में क्यों दी गई थी। आज़ादी के बाद जब भारत पाकिस्तान के साथ में शिफ्ट हो गया है, तो बेसिकली प्रत्यक्ष युद्ध लड़ चुका था 48 का, उसके 12 बरस बाद में भारत के हितों के साथ में इस तरह का कुठाराघात क्यों किया गया, और आज ये अवसर आ गया। अगर तकनीकी रूप से कभी चर्चा होगी, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस तरह की परिस्थिति बनी। पाकिस्तान ने जो पैरेलल प्रोसीडिंग शुरू की आईसीजे में और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, उसके बाद में उस ट्रीटी का टेक्निकली वजूद क्या रह गया, इस बात के ऊपर चर्चा होने करने की आवश्यकता है। और आज जब हमने अबेंस में रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्घोष है, ये सिंहनाद है कि अब खून और पानी साथ नहीं बहेगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत के हित का एक भी बूंद पानी भारत की आवश्यकता की पूर्ति करने के पहले नहीं जाने दें, ये हमारा संकल्प नहीं है। पर ये परिस्थिति जन्य निर्णय है या पॉलिसी शिफ्ट है? परिस्थिति एक ट्रिगर हो सकती है, हाँ, ट्रिगर हो सकती है, लेकिन जो है अब ये इट इज़ पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी अगेंस्ट इनटॉलरेंस, अगेंस्ट टेररिज्म एंड नो कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर बिलव्ड कंट्री। ये बहुत ही अच्छा कहा आपने कि आतंकवाद के विरोध में अब जो भारत ने अपना कड़ा रुख अपनाया है, वो कड़ा रुख कायम रहेगा, उसके लिए चाहे जिस तरह की भी कार्रवाई करनी पड़े। देखिए, आप तुलना करके देखिए, अगर भारत के पिछले 50 साल के इतिहास में देश में दो बड़ी ऐसी आतंकवादी घटनाएं जिनको हम पैरेलल देख सकते हैं, जहां सिविलियंस के साथ के ऊपर प्रत्यक्ष घात हुआ। एक मुंबई की घटना,
जहां एक नाव में बैठ करके 12 आतंकवादी पाकिस्तान से चल करके सीधे मुंबई तक पहुंच गए और जाकर के उन्होंने हमला कर दिया। 175 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हो गए। और दूसरा ये पहलगाम की घटना, आप याद करके देखिए उस मुंबई बम ब्लास्ट के बाद में, उस मुंबई की उस जो है 26/11 के बाद में किस तरह का संदेश हमारी सरकार ने दिया था। क्या कोई कार्रवाई हुई थी? और अभी इस 22 तारीख के पहलगाम के जो है 15 दिन बीतने से पहले हमने उनके, जहां वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और इस पर्टिकुलर एपिसोड से 22 जो है तारीख के अप्रैल के पहलगाम की घटना से उन स्थानों का शायद प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन भारत में कभी जो है पूर्व में भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने, उनके यहाँ पे ट्रेनिंग कराने, उनको जो है शेल्टर देने के पीछे जितने लोग थे उन सबको एक झटके में समाप्त कर दिया गया। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी, जिसने पाकिस्तान का चरित्र दिखाया, कि उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खड़े थे। नहीं, अब तो ये सुनने में आ रहा है कि उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपया दे रही है पाकिस्तान सरकार। तो इसके चलते हुए पाकिस्तान का चाल चरित्र चेहरा अब बेनकाब हो गया है। अब दुनिया की ताकतों को भी देखना, सोचना की आवश्यकता है कि वो जो है इस आतंकवाद के पोषक के साथ खड़े, या आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध के में वो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करने वाली ताकतों के साथ खड़े। एक कुछ समय पहले आतंकवादी घटनाओं की वजह से आपने देखा होगा होटल्स में चेकिंग बढ़ गई थी, खूब प्रचार प्रसार होता था, सरकार के विज्ञापन आते थे कि ऐसी जो अनजान वस्तु को ना छुएं, ऐसा कोई चीज़ बम हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, ये ध्यान रखें, ये सावधानियां बरतें। ये कुछ देखने में नहीं आया। इस तरह का लोगों को एजुकेट करने की एक बात इन दिनों इतनी घटनाएं होने के बाद भी देखने में नहीं आई। तो ये थोड़ा बढ़ना चाहिए लोगों को एजुकेशन या एजुकेट करना। ये कब होता था? जब हिंदुस्तान में हर दूसरे महीने आतंकवादी घटना होती थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में 3 बड़ी घटनाएं हुई, और तीनों बार हमने उसका ऐसा प्रतिकार किया है कि पीछे पहली और दूसरी के बीच में 2 साल 3 साल का गैप था, दूसरी और तीसरी के बीच में 6 साल का था, और अब की बार जिस तरह का जवाब दिया, अगले 10-15 साल तक हिम्मत नहीं होगी। ये देश के लोगों को खौफ के साए में रहने की आवश्यकता नहीं है। हम सतर्क रहें, सजग रहें, लेकिन अपने नेतृत्व और अपनी सेना की क्षमता पर भरोसा रखें। चलिए, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर पे ये जो संदेह का वातावरण बना हुआ था, इसमें आपने जिन बिंदुओं को उठाया है, जिन बातों पे प्रकाश डाला है, मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी एक सहारा मिलेगा, और ऐसा लगेगा कि सरकार बहुत जागरूक है और उनको डर के रहने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे आप पर्यटन के क्षेत्र को देखते हैं, तो पर्यटन क्षेत्रों में भी जाने के लिए अब जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, बच्चों की छुट्टियाँ आने वाली हैं, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक भारत सुरक्षित है, और भारत इतना समृद्ध है। एक पर्यटक चाहे वो कैसा भी इंटरेस्ट रखता हो, वो सब के लिए भारत के इस माँ भारती के गुलदस्ते में सबके लिए फूल हैं। आप जाइए और उसकी खुशबू का आनंद लीजिए। आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।